हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस से ही है और बहुत मस्त टॉपिक है। और अगर क्योंकि मैं नींद में हूँ ना, तो जैसे अगर बीच में स्लिप ऑफ टंग या ऐसे कुछ होता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पहला टॉपिक आता है कि कॉज क्या होता है तीनों थेरेपीज़ के हिसाब से मेंटल डिसऑर्डर्स के डेवलपमेंट के पीछे। यही बेसिकली है, या क्या ज़रूरत पड़ती है लोगों को थेरेपी लेने की, उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी ये मान के चलती है कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम में इंसान आता है। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वो वाले कॉन्फ्लिक्ट्स जो उसके दिमाग में जिनकी उपज हुई है, उसके दिमाग से ही निकल के आ रहा है, वो उसकी थिंकिंग, उसका दिमाग ही कुछ इस प्रकार से है, उसके विचार, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो कि प्रेजेंट है उस बंदे की साइकी में ही, उस बंदे की साइकी में प्रेजेंट है, इन द सेंस तो उसके माइंड में ही वही उमड़ रहे हैं वो वाले विचार, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है और वो विचार सही नहीं है, ठीक है। यही है सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। दिमागी दिक्कतों का कारण यही है साइकोडायनेमिक थेरेपी के हिसाब से। देन बिहेवियर थेरेपीज़ ये कहती हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कुछ गलत बिहेवियर सीख लेते हैं या याद कर लेते हैं और कुछ गलत कॉग्निशंस अपने दिमाग में बना लेते हैं। इधर भी थिंकिंग पैटर्न्स इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर पे भी मेन फोकस दिया जाता है। मेन यहाँ पे फॉल्टी वर्ड तुम्हें याद रखना है, पूरी थेरेपी में आएगा ये बार बार। यानी कि हमने कुछ गलत सीख लिया है, या जैसे बच्चा होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करता है ना, इमिडिएट करता है, कॉपी करके बिहेवियर सीख जाता है, जो देखता है आसपास हो रहा है वही वो फिर आगे जाके करेगा, वो सीख जाता है देख देख के। तो ऐसे करके हमने कुछ गलत सीख लिया या कुछ गलत अपने दिमाग में बिठा लिया, फिर हम वही करे जा रहे हैं, क्योंकि हमने सीखा ही गलत है, हमने देखा ही गलत है, हमारे आसपास वो चीज़ सही वे में दिखाई नहीं गई, तो ऑब्वियसली वो गलत ही हमारे दिमाग में घुस गया है। तो ये इसलिए बिहेवियर थेरेपी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कॉज इसी को मानती है कि फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर्स एंड कॉग्निशंस, गलत विचार जो दिमाग में भर दिए गए हैं वही आगे तक चले जा रहे हैं, ठीक है। इनके हिसाब से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर और कॉग्निशंस की वजह से। और एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ का ये मानना है कि जब बंदा आने लगता है ना, मतलब इनके हिसाब बंदा जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डेवलप करता है, और इनके हिसाब से कॉज क्या हो सकता है ये मानते हैं कि जब बंदा क्वेश्चन करने लग जाता है ना कि वो क्यों है अर्थ पे, या क्यों आया है वो धरती पे, जब उसको वो चीज़ पता करनी होती है कि वो जिंदा ही क्यों है, अभी तक वो बचा क्यों है, या वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, वो वर्थलेस है, मीनिंगलेस है, उसका कुछ यूज़ नहीं है, कुछ वो एसिड की तरह काम नहीं आ रहा, सिर्फ लाइबिलिटी और बोझ बना हुआ है। जब ये ऐसे ऐसे विचार, ऐसे क्वेश्चंस वो खुद से करने लगता है ना, यानी कि जब वो क्वेश्चंस पूछता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के मतलब के बारे में, उसकी लाइफ का मीनिंग क्या है, कर क्या रहा है वो अपनी लाइफ में, क्यों है वो अर्थ पे, वो चीज़, उसका एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल है भी या नहीं है, ऐवे ही वो बस जिए जा रहा है। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बस तुम्हें नाम से पता लग रहा है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, कि बेसिकली इंसान को जब ये पता नहीं लग पाता ना कि उसका मेन गोल क्या है, लाइफ का एम क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है उसे, वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा अपने लिए, या जो वो करना चाहता है वो कर क्यों नहीं पा रहा। बेसिकली तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ के हिसाब से डेवलप होती हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मेन कॉज कारण यही रहता है क्या, व्हेन पर्सन क्वेश्चंस अबाउट मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। दूसरा है कि कॉज कैसे आया, अब कारण कहाँ से बना, कारण क्यों निकला, ठीक है। ये जो कॉज ये मान के चल रहे हैं तीनों थेरेपीज अपना अपना, वो कहाँ से निकल के आया, वो भी तो कहीं से ओरिजिनेट हुआ होगा ना। साइकोडायनेमिक थेरेपी का मानना ये है कि कॉज ऐसे आया है कि अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है चाइल्डहुड के, वो इच्छाएं, वो अधूरी विशेष जो कि पूरी नहीं हुई है और अंदर रिप्रेस हो गई है, मन में दबा के रखी गई है, कभी बाहर निकाली नहीं गई, एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ऑफ चाइल्डहुड, अनरिजॉल्व चाइल्डहुड फियर्स, वो बोले बचपन के डर, बचपन में इस चीज़ को लेकर फोबिया था, बहुत डर लगता था अकेले कमरे में अंधेरे में बंद होने से, तो आज बड़े होकर भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो वही चीज़ सेम ट्रिगर होती है माइंड में, और वो नहीं सहा जाता, नहीं रह सकते अभी भी, नहीं रह सकते अभी भी अकेले कमरे में बंद होके, डर लगता है बहुत, वो फियर ही ट्रिगर होता है बार बार, क्योंकि अनरिजॉल्व चाइल्डहुड फियर है, बचपन से वो कभी डर मन से निकाला नहीं गया, वो अंदर बैठ गया और आगे जाके वही अंदर बसा हुआ है, निकल नहीं पाया वो।
तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ऑफ चाइल्डहुड, या कुछ इच्छाएं हैं, बचपन में कुछ करने का मन था, कोई विश थी, कोई अधूरी इच्छा रह गई है, कोई रिप्रेस फीलिंग है जो बाहर निकालने का मन था पर निकाल ही नहीं, सोसाइटी ने अलाउ नहीं किया या आसपास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि उसे एक्सप्रेस कर सकें। कभी वो मौका ही नहीं मिला कि वो चीज़ कर सके या वो चीज़ बता सके, बाहर जता सके। तो वो अनफुलफिल्ड, अधूरी, पूरी जो नहीं हुई नीड, वैसा वाला बन के रह गया ना। तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ चाइल्डहुड या अनरिजॉल्व चाइल्डहुड फियर्स की वजह से इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दिमाग उसी चीज़ के बारे में सोच सोच के पागल हो जाता है और उसकी वजह से हम खुद को ही पागल करते हैं। ठीक है। बिहेवियर थेरेपी ये बोलती है कि फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स। अब कंडीशनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग चैप्टर में, बट कंडीशनिंग का बेसिकली मतलब यही होता है कि तुम्हें स्टिमुलस के बीच में और रिस्पॉन्स के बीच में एक लिंक और कनेक्शन कर दिया और तुम्हें वो चीज़ याद करा दी गई है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर हुआ है तुम्हारा उसके साथ। बार बार वो चीज़ कराई जा रही है, हो रही है, तुम्हें याद हो गई, हो ही जाती है ना। बार बार कुछ चीज़ होती जा रही है, सामने होती जा रही है, तो उसको देख देख के इमेज दिमाग में विजुलाइज करना शुरू कर दोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी तुम्हें। तो कंडीशनिंग ऐसा ही होता है कि लर्निंग हो गई है। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स, गलत जो सीखा है, गलत जो सीख चुके हैं हम, गलत जो लर्निंग हमारी हो गई है ना, और जो गलत थिंकिंग दिमाग में जो बन गई है, गलत विचार, बिलीव्स, वैल्यूज़ जो मानने लग गए हैं हम, उसकी वजह से माल अडेप्टिव बिहेवियर्स जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते, जो अडेप्टिव नहीं होते अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि अडेप्टिव का उल्टा माल अडेप्टिव, जिसको तुम वहाँ पर भी देख सकते हो जो हमने डिसऑर्डर्स वाला इससे पहले चैप्टर पढ़ा था। जब बिहेवियर माल अडेप्टिव होने लग जाता है तो बंदे को सोशली अनएक्सेप्टेबल माना जाता है ना, और कहा जाता है कि ये डिविएंट हो गया, ये डेविएट कर गया अपने पाथ से, वो नहीं दिखा रहा जो इसे दिखाना चाहिए, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। बिहेवियर क्या है? जो तुम दिखा रहे हो बाहर, जो तुम कर रहे हो। तो जब नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तभी तो उसका बिहेवियर माल अडेप्टिव हो गया ना। तो यही बात हो रही है कि जब बिहेवियर माल अडेप्टिव हो जाए तो इसी की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। ठीक है। और बिहेवियर माल अडेप्टिव कैसे होगा? क्योंकि थिंकिंग ही फॉल्टी है, फॉल्टी लर्निंग हुई है, सीखा ही गलत है तो दिखा ही गलत रहे हैं, बाहर कर ही गलत रहे, क्योंकि सीखा ही गलत है, कुछ ढंग से अच्छा सीखा ही नहीं है, अडेप्टिव लर्निंग हुई नहीं है, तो हमारा अडेप्टिव ही बिहेवियर दिख रहा है। ठीक है। देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज जो है वो इम्पोर्टेंस डालती हैं प्रेजेंट पर, इनका फोकस आज में है, आज अभी में, टुडे में, येस्टरडे फ्यूचर का नहीं है ये। जैसे ये दोनों पास्ट पे जा रही है ना, उसमें भी पुराने बचपन के वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह गए थे जो पूरे नहीं हुए, तो उनकी वजह से आज ऐसा हो रहा है इंसान। इसके अंदर भी पुरानी लर्निंग बेकार और गलत हुई थी, सही ढंग से नहीं हुई, या गलत सीख ली है, गलत सीख ले ली है, और आगे जाके वो माल अडेप्टिव बन रहा है, उसको दिक्कत ला रहा है, या उसकी सोसाइटी में उसको अडेप्ट नहीं होने दे रहा, वो रह नहीं पा रहा ढंग से। लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्या है? प्रेजेंट, आज की बात कर रहे हैं, टुडे में है ये, कोई पास्ट या फ्यूचर के रीजंस, पास्ट या फ्यूचर से लिंक्ड नहीं कर रहा खुद को, और पास्ट या फ्यूचर को आगे जो है ना अपनी थेरेपी में रीज़न नहीं बता रहा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से इंसान डिस्ट्रेस में है, या उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप कर रहा है। तो इसका फोकस प्रेजेंट पर है, ये मेन एम्फोसिस प्रेजेंट पर ही डालता है। और इसमें क्या होता है कि करंट फीलिंग्स, आज के टाइम पे इंसान कैसा है, मान लो वो अकेला फील कर रहा है, लोनलीनेस है, एलियनेशन है, वो आइसोलेटेड है, सेपरेटेड है, उसे किसी के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं बन रहे, उसके किसी के साथ बनती नहीं है, वो अकेला रहता है। हाँ, लोग चाहिए होते हैं सबको, बट वो अकेला है, लोनलीनेस वाली फीलिंग्स है, अलोन फील करता है बहुत ज़्यादा, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, उसको अपने होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली उसको ये लगता है कि अगर मैं नहीं भी होता तो भी अच्छा ही था, क्योंकि मेरे होने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा यूज़लेस, वर्थलेस फीलिंग्स ही आ रही है, मीनिंगलेस लाइफ है बहुत, कोई है नहीं उसके आसपास बात करने के लिए, या वो अपनी बातें कहीं किसी से कर सके, ऐसा कोई है नहीं। और वो बेसिकली अपनी लाइफ में कोई बिना गोल, बिना एम के जैसे कोई इंसान जीता है ना, वैसा वो फील कर रहा है, और वैसा ही उसके साथ हो रहा है। वो अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं निकाल पा रहा, उसको अपनी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं पता लग पा रहा कि वो अर्थ पे है क्यों, उसे भेजा क्यों भगवान ने, क्या करने के आया वो धरती पे, क्या उखाड़ने आया है या क्या करने आया, उसे पता नहीं लग पा रहा। तो बहुत वर्थलेस सी लाइफ है उसकी, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के हिसाब से।
ठीक है। देन चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? अब ये दिक्कतें पता कर ली, क्या क्या दिक्कत आ रही है, अब इसको सही कैसे करेंगे, ये तीनों थेरेपीज अपने हिसाब से ये बताएंगी। साइकोडायनेमिक थेरेपी में फ्री एसोसिएशन का मेथड यूज़ करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड वाला हमने पढ़ा था इसके बारे में। रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करते हैं, जिस हिसाब से हम जो सपने देखते हैं रात को उनसे मतलब निकाला जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है, उससे पता लगता है कि हाँ इंसान के साथ ये दिक्कत है, ये ऐसा ऐसा ये फील कर रहा है। प्लस फ्री एसोसिएशन, फुल उसे छूट दी जाती है, पूरा मौका दिया जाता है कि दिमाग में जो क्या बोलूँ मैं, हाँ, दिमाग में जो पहली बारी में आएगा तेरे दिमाग में विचार, उसको तो डायरेक्ट ओपनली बोल दे, बिना कुछ उसमें मॉड्यूलेशन करे या बिना कुछ उसमें लाइक मैनिपुलेशन करे, बिना उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन डाले। जो पहली बारी में किसी चीज़ को लेकर या जो पूछा गया है किसी पर्सन के बारे में भी कोई भी जैसे विचार आएगा ना, ओपनली उसको वो फर्स्ट थॉट ही बोल दो सीधा, अनकॉन्शियस माइंड में भी जो आता है तुम्हारे। ये फ्री एसोसिएशन में था, रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स में था, और ये मैंने पहले भी बता रखा है क्योंकि हमने पढ़ा है पहले। फिर भी इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। इसकी वजह से जो है क्लाइंट के थॉट्स और फीलिंग्स पता लग जाते हैं, अंदर के विचार और भावनाएं उसकी, क्योंकि साइकोडायनेमिक है, सिगमंड फ्रॉइड और अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल है, इससे तुम लोग लिंक करके याद भी कर सकते हो। और ये जो मटेरियल इंटरप्रेट करा जाता है ना क्लाइंट के द्वारा, एक सेकेंड, मतलब क्लाइंट के द्वारा नहीं, थेरेपिस्ट के द्वारा, जो ये क्लाइंट जो बताता है थेरेपिस्ट को, उसकी बेसिस पे जो थेरेपिस्ट उसका मतलब निकालता है ना, उससे इंटरप्रिटेशन बनाता है कि हाँ तुमने ऐसे ऐसे इस तरह के सपने देखे, इनका ये मतलब हो सकता है, या मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे सपने इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी दिक्कत कुछ चाइल्डहुड में रही होगी, ठीक है। या जो तुमने मुझे ऐसे, तुम्हारा पहला थॉट इस चीज़ को लेकर दिमाग में जो है तुमने मुझे बताया है, इससे मेरे हिसाब से ये चीज़ें हो सकती हैं, ये इस चीज़ के कारण हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ दिक्कत आ रही है। और बाद में वो चीज़ें, वो मटेरियल जब इंटरप्रेट करता है थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को, इस बारे में बताता है कि मेरे हिसाब से ये ऐसा ऐसा दिक्कत और ये चीज़ है और तुम्हें यहाँ पे काम करना चाहिए, तो क्लाइंट को मदद मिलती है कि वो कन्फ्रंट कर सके, फेस कर सके उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जिनसे वो पहले डरता था या जिनको वो कभी अपने सामने आने नहीं देना चाहता था। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमने देखा था, वो वाले बेचारा, वो वाली फीलिंग्स रिप्रेस्ड हो चुके हैं जो कभी बाहर नहीं निकाले गए, कभी एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, जिन्हें वो अंदर ही दबा रखे हैं, वो अंदर दब दब के सप्रेस्ड हो चुके हैं और वो डीप डीप जाए जा रहे हैं, बट वो बाहर आने का उन्हें कभी चांस ही नहीं मिल रहा। तो बेसिकली उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आना, उनको फेस करना और उस चीज़ से गुजरना, उसको ओवरकम कर लेना, फेस करना, कॉन्फ्रंट करना उसको, देन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेना, उनको सॉल्व कर लेना, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ बुरा मेरे साथ हुआ भी था तो चल ठीक है, अभी तो मैं ठीक हूँ ना, तो उसको भूल जाऊँ, भूल भी ऐसे जाऊँ कि वो वापस फिर दिमाग में आए ना, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड तो अंदर होता है ना, उसके बारे में हमें खुद को पता ही होता है, इतने अच्छे से अवेयर नहीं होते उसको लेकर हम, बट वैसे तो हमें पता ही है ना कि हमारे अंदर के मन में, अंतर मन में क्या बातें चल रही हैं, ठीक है। तो उसको ओवरकम कर लेना, जिसकी वजह से आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी ओवरकम कर सकें, उनका भी सॉल्यूशन ढूंढ सकें और कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हो जाएं। बिहेवियर थेरेपी आइडेंटिफाई करती है फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स को और एक ऑल्टरनेट बिहेवियरल कंटेंजेंसीज प्रोवाइड कर देती हैं कि जिससे कि बिहेवियर इम्प्रूव हो सके, ऑल्टरनेट तरीके उसी एक चीज़ को करने के या उसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करना सिखाना, क्योंकि पहले की लर्निंग गलत हुई है, रॉन्ग है, मालएडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है बंदा उसके हिसाब से, तो उसको वो हटाना है, उसे रिमूव करना है, उसके ऑल्टरनेट्स प्रोवाइड करने हैं, उसके सब्स्टिट्यूट देने हैं कि हाँ इसकी जगह पे ये भी हो सकता है, नई लर्निंग करवानी है ना उसको, तो उसका पुराना पहले हटाना पड़ेगा ना, तभी तो वो नया सीख पाएगा। जैसे कोई आदत है, कोई आदत छुड़वानी है, किसी चीज़ की लत लग गई है, कोई आदत छुड़वानी है, ठीक है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि वो बंदा उस चीज़ के प्रति एकदम हेट करने लग जाए, उस चीज़ के प्रति डिसलाइक डेवलप कर ले और उस आदत को छोड़ दे। जब उस आदत को छोड़ेगा तभी कुछ नई और अच्छी आदत डेवलप होगी, तभी अडेप्टिव बिहेवियर आएगा। तो यही चीज़ है, बिहेवियर थेरेपी आइडेंटिफाई करती है, पहले जानती है, पहचानती है और खोजती है कि गलती हो कहाँ पे रही है, दिक्कत आ कहाँ पे रही है, ये क्या कहाँ गलत लर्निंग हुई है, बेसिकली कौन सा बिहेवियर गलत है इधर। तो फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न को और फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न को एक ही बात है, फॉल्टी लर्निंग पैटर्न बेसिकली, सॉरी,
वो नींद में होना मैं तो इसलिए। तो फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट बिहेवियरल कंटिजेंसीज को लेकर आना जिससे कि बिहेवियर इम्प्रूव हो सके। कॉग्निटिव मेथड्स को एम्प्लॉय किया जाता है इस थेरेपी के अंदर जो कि चैलेंज करेंगे फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स को जो कि क्लाइंट के हैं, दिमाग में ऐसे गलत विचार एंड थिंकिंग पैटर्न। मतलब क्लाइंट का एक स्पेसिफिक होता है ना सोचने का तरीका, रिजिड वाला, ना बदलने वाला, जो कि बहुत नेगेटिव है पर वो उसको चेंज नहीं कर रहा, इरेशनल है, वो गलत है उसके लिए भी, बट वो उसे बदल ही नहीं रहा, उसकी लर्निंग ही गलत हुई है। जो उसने देखा है, जो उसके पास होता आ रहा है कब से, वही उसने देख देख के सीख लिया, लर्न कर लिया, उसे वो चेंज नहीं कर रहा। तो उसको कुछ ना कुछ करके ऐसा देना पड़ेगा ना कि वो उसे बदले और कुछ ढंग का विचार लेकर आए उस सेम चीज़ को लेकर ही अपने दिमाग में, जिसकी वजह से क्लाइंट ओवरकम कर सके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी थेरेपेटिक इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करती है जो कि बहुत पॉजिटिव है, एक्सेप्टिंग है, नॉन जजमेंटल है क्लाइंट के लिए, जहाँ पर क्लाइंट इतना कैपेबल हो जाए कि वो बात कर सकता है अपनी दिक्कतों के बारे में थेरेपिस्ट से, और थेरेपिस्ट वहाँ पे एज फैसिलिटेटर, एज एड, एज हेल्प काम करता है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट अराइव करता है अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे खुद से ही, क्योंकि क्लाइंट उसे, सॉरी क्लाइंट कह रही हूँ, हाँ सही तो बोल रही हूँ, क्लाइंट अराइव करता है, पहुँचता है अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर खुद से ही, क्योंकि थेरेपिस्ट उसे उस तरह का ना इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक वो चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ ये खुद अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे बस थेरेपिस्ट थोड़ी सी हेल्प करेगा क्लाइंट की, बाकी सारा क्लाइंट का ही काम है, वो खुद ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। और आगे जाके जब क्लाइंट को दिक्कतें समझ आने लग जाएंगी और उसके सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे तो वो पर्सनल ग्रोथ के प्रोसेस में चला जाएगा, अपनी ही ग्रोथ होगी ना फिर तो उसकी। एक सेकेंड वो देख लेना, हाँ सॉरी, वो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वॉज नॉट विजिबल अर्लियर। ठीक है, देन आ जाते हैं नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। अब जो तीनों थेरेपीज़ में थेरेपिस्ट और क्लाइंट तो आएंगे ही, थेरेपिस्ट ही होगा जो ठीक करेगा अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स का, जो सॉल्यूशन बताएगा, तो दोनों के बीच में रिलेशंस कैसा होगा इसके अंदर भी डिफरेंस है। जैसे हमने देखा ना कि एग्जिस्टेंशियल में थेरेपिस्ट एक हेल्प की तरह बस काम आता है, बाकी करता सब कुछ क्लाइंट ही है, वो उसके लिए एक फैसिलिटेटर, एक गाइड है, उसको दिशा दिखा रहा है, सिर्फ करना काम क्लाइंट नहीं है, खुद ही वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन बिहेवियर साइकोडायनेमिक में अलग है। बिहेवियर साइकोडायनेमिक में मैं बताती हूँ, बाद में हम बुक से देखेंगे। इसके अंदर ये होता है ना कि थेरेपिस्ट मेन खुद सबसे पहले ना थेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छे से समझने लग जाता है क्लाइंट को, फिर क्लाइंट को बताता है और उसके बाद क्लाइंट खुद को समझने लगता है। लेकिन एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल में थेरेपिस्ट बस एक हेल्प कर रहा है, थोड़ी सी मदद करेगा, थोड़ी सी राइट डायरेक्शन देगा, गाइड करने वाला है अपने क्लाइंट को, बाकी करना सब कुछ क्लाइंट को ही है। क्लाइंट की पूरे एफर्ट्स, पूरी मेहनत होगी खुद को ठीक करने में, और मेन रिस्पॉन्सिबल भी क्लाइंट खुद ही होगा अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक है, साइकोडायनेमिक थेरेपी ये अज्यूम करके चलती है कि थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड करेगा क्लाइंट के इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा अच्छे से, क्लाइंट से भी ज़्यादा अच्छे से थेरेपिस्ट समझेगा उसके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को, और फिर उसके बाद वो थेरेपिस्ट ही होगा जो कि इंटरप्रेट करेगा क्लाइंट के थॉट्स को, फीलिंग्स को, इस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग गेन करेगा कि बाद में मतलब पहले थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड करेगा अपने क्लाइंट की फीलिंग्स को, थॉट्स को, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को पहले थेरेपिस्ट समझेगा, बाद में वही सब सेम क्लाइंट खुद समझेगा अपने बारे में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं कि थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड क्लाइंट्स इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स बेटर देन क्लाइंट, हेंस इट इज़ द थेरेपिस्ट ओनली हु इंटरप्रेट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट टू हर और हिम। मतलब उसको, क्योंकि यहाँ पे साइकोडायनेमिक में क्या होता है, वो ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन करके उसको उसके थॉट्स का, उसको उसके विचारों का, उसको उसकी प्रॉब्लम्स के पीछे जो कारण है उनका मतलब समझा रहा है, इंटरप्रेट करके उनका मीनिंग बता रहा है। तो ये मेन थेरेपिस्ट का रोल आ जाता है यहाँ पे। थेरेपिस्ट इंटरप्रेट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ क्लाइंट टू हर और हिम सो डैट क्लाइंट गेन कर सके वो अंडरस्टैंडिंग सेम जो थेरेपिस्ट ने उसके बारे में करी है। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी, और अगर ये ऊपर वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी। बिहेवियर थेरेपी अज्यूम करके चलते कि थेरेपिस्ट जो है वो डिसर्न करेगा फॉल्टी बिहेवियर को और थॉट पैटर्न्स को जो कि क्लाइंट के दिमाग में है, जो उसने बना रखे हैं, सीख रखे हैं, ऐसी चीज़ें गलत जो उसे नहीं करनी चाहिए। और आगे जाके वो ये अज्यूम करेगा कि थेरेपिस्ट
नहीं, बिहेवियर थेरेपी फर्दर ये अज्यूम करती है कि थेरेपिस्ट ही कैपेबल होता है, वही फाइंड आउट करता है, वही ढूंढ के खोज के निकालता है करेक्ट बिहेवियर और थॉट पैटर्न जो कि अडेप्टिव हो सकता है क्लाइंट के लिए। ठीक है, दोनों साइकोडायनेमिक और बिहेवियर थेरेपीज ये अज्यूम करके चलती है कि थेरेपिस्ट इतना कैपेबल होगा कि वो क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस तक पहुंच सके और बाद में क्लाइंट को वो चीज़ें, वो सॉल्यूशंस बता सके। लेकिन फ़र्क आ जाता है एग्जिस्टेंशियल में, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल में थेरेपिस्ट ने मदद कर दी तुम्हारी और आगे जाके फिर तुम्हें क्लाइंट, मतलब मान लो तुम कोई उसके पेशेंट हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम थेरेपिस्ट के पास गए हो हेल्प लेने, आगे जाके तुम्हें ही अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद निकालने हैं, उसने बस तुम्हें हिंट दे दिया, थोड़ा क्लू दे दिया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है बस। ठीक है, बट साइकोडायनेमिक और बिहेवियर थेरेपीज में क्या होता है, यहीं पर डिफरेंस आना शुरू हो रहा है तीनों में, प्लीज़ ध्यान देना। लेकिन साइकोडायनेमिक और बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, थेरेपिस्ट इतना कैपेबल, इतना काबिल होता है कि वो सॉल्यूशंस ढूंढ सके क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को और बाद में उस क्लाइंट को प्लेट में परोस के वो सॉल्यूशंस दे दे और क्लाइंट को उसके ऊपर काम करना है, दैट्स इट। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज एम्फोसाइज करती है कि थेरेपिस्ट जो है एक वार्म बहुत ज़्यादा और एम्पैथेटिक रिलेशनशिप जो है प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को, जिससे कि क्लाइंट फील करे सिक्योर, सुरक्षित, अपना नेचर और जो कॉजेज आ रहे हैं ना उसके प्रॉब्लम्स के जो कारण है उसको वो खुद आइडेंटिफाई कर सके, खुद उसे खोज के निकाल सके अपने लिए। तो अपना अच्छा खुद ही ढूंढेगा क्लाइंट, यहाँ पे अपना आपको खुद ही ठीक करेगा और थेरेपिस्ट सिर्फ उसकी मदद करने वाला है। लेकिन साइकोडायनेमिक और बिहेवियर में क्या होगा, मेन थेरेपिस्ट का ही रोल है, वही रिस्पॉन्सिबल है क्लाइंट को ठीक करने के लिए, क्योंकि वही पहले अंडरस्टैंड करता है थॉट्स और फीलिंग्स क्लाइंट के, वही आइडेंटिफाई करता है फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स, वही उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ के उसको बताता है, फिर वो उसके ऊपर काम करता है। देन चीफ बेनिफिट क्या हो रहा है तीनों थेरेपीज़ में क्लाइंट का, अब भाई ये तीनों थेरेपीज़ कोई कर रहा है तो उससे फ़ायदा क्या मिल रहा है, मेन वो प्राप्त क्या कर रहे हैं तीनों थेरेपीज़ को यूज़ करके। ठीक है, या एडवांटेजेस क्या हैं, बेसिकली क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिट है अगर वो तीनों में से कोई भी थेरेपी लेता है, तो तीनों मेन क्या प्रोवाइड करती है ना क्लाइंट को, वो ये बताने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ, साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है वो इमोशनल इंसाइट को वैल्यू करती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि क्लाइंट को मिलेगा अगर वो साइकोडायनेमिक थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट लेता है। तो इमोशनल इंसाइट मतलब कि ये कि क्लाइंट अंडरस्टैंड करने लग जाएगा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटेलेक्चुअली, वो दिमाग में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको अपने दिमाग के थ्रू ही समझने लग जाएगा, उसे इतनी अक्ल आ जाएगी, बेसिकली इतनी अंडरस्टैंडिंग वो गेन कर लेगा अपने बारे में, और वो इतना काबिल बन जाएगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर सके सेम तरीके से इमोशनली भी और मेंटली भी, और वो चेंज कर सके अपने इमोशंस को कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रति, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो होता है ना, अगर वो गलत है तो उसको सही में बदल सके, ये कहना चाह रहे हैं ये। और क्लाइंट के जो सिम्टम्स और डिस्ट्रेस होता है वो रिड्यूस कर देगा उसका इमोशनल इंसाइट। एक सेकेंड, क्लाइंट सिम्टम्स एंड डिस्ट्रेस रिड्यूस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशन। हाँ, क्लाइंट का जो सिम्टम्स हैं, जो डिस्ट्रेस हैं, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस उसे आ रहा है, जो उसे दिक्कतें आ रही हैं प्रॉब्लम्स की वजह से, वो कम होने लग जाएंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी इमोशनल इंसाइट की वजह से। इमोशनल इंसाइट का अफेक्ट ये निकल के आएगा, बेसिकली इफेक्ट, असर ये पड़ेगा। और बिहेवियर थेरेपी ये कंसिडर करती है कि चेंज करना फॉल्टी बिहेवियर को और थॉट पैटर्न्स को अडेप्टिव वन में, माल अडेप्टिव से अडेप्टिव में चेंज कर दिया, ये चीफ बेनिफिट है इसके ट्रीटमेंट का। और इंस्टीट्यूट करती है अडेप्टिव और हेल्दी बिहेवियर उस इंसान में, उसके थॉट पैटर्न्स ऐसे हो जाएं कि वो इंश्योर करें, ये श्योरिटी दे दें हमें कि उसका डिस्ट्रेस तो कम होगा ही, साथ के साथ उसका सिम्टम्स जो होंगे, जो प्रॉब्लम जहाँ से आ रही थी ना, जो साइंस और सिम्टम्स उसके अंदर दिख रहे थे दिक्कत के, वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी वैल्यू करती है पर्सनल ग्रोथ को एज चीफ बेनिफिट, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ एक प्रोसेस है जिसके अंदर उस बंदे की खुद को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपने एस्पिरेशंस को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने मोटिव्स को लेकर, बिकॉज वो अपने गोल्स और एम्स को लेकर उसके बाद बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएगा, उसे अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस के बारे में पता लग जाएगा, उसे ये पता लग जाएगा कि बेसिकली उसने करना क्या है लाइफ में, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स वही ख़त्म हो जाएंगी एज अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तीनों थेरेपीज़ कितने टाइम तक चलती हैं। अब क्लासिकल साइको एनालिसिस अगर देखा जाए तो ये बहुत सालों तक चलता है, लेकिन जिस साइकोडायनेमिक थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, जो सेवरल रीसेंट वर्जन्स आए हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी के, ये 10-15 सेशंस तक चलती है, उसके बाद ख़त्म। बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपीज़
साथ के साथ एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज दोनों ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होती हैं और ये कुछ मंथ के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। और अलग अलग टाइप के साइकोथेरेपीज़ मल्टीपल पैरामीटर्स के अंदर डिफ़र करती हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़े कि तीनों में अपना ट्रीटमेंट जो है ड्यूरेशन का वो अलग है, तीनों में थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का रिलेशन अलग है, तीनों के हिसाब से प्रॉब्लम्स के रीजंस कुछ और होते हैं, कॉजेज़ कुछ और होते हैं, कॉजेज़ निकल के कहाँ से आ रहे हैं वो भी कुछ और ही है। प्लस तीनों में चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहता है, तीनों में क्लाइंट को अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। और लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम देखें ना एक जिस्ट के हिसाब से, तो तीनों ही जो है साइकोडायनेमिक, बिहेवियर भी और एग्जिस्टेंशियल भी कुछ कॉमन मेथड जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का वो शेयर करती हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के प्रति। ठीक है, यानी कि दे ऑल शेयर कॉमन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स। तीनों ही साइकोलॉजिकल मीन्स के हिसाब से तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रही है ना। वो दिमाग को पढ़ रही है, वो पुराना उसने क्या क्या सीखा गलत वो बता रही है, और वो प्रेजेंट पे फोकस कर रही है। उसके दिमाग में आज क्या चल रहा है, वो आज क्यों दुखी है, फिर चाहे वो अकेला होने से उसके पास कोई लोग नहीं है, या लोनलीनेस है, आइसोलेटेड है, उसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देन थेरेपिस्ट और थेरेपेटिक रिलेशनशिप प्लस प्रोसेस ऑफ थेरेपी जो है ये एजेंट ऑफ चेंज बन जाता है क्लाइंट के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ही उसका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एलिवेट होने लगता है, वैनिश होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी तभी शुरू हो जाता है जब क्लाइंट का प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाए, जब क्लाइंट को अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशंस मिलने लगेंगे, अपनी प्रॉब्लम पे वो काम करने लगेगा, तभी तो साइकोथेरेपी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना। और स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्लाइंट के प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, वो नीचे बॉक्स 5.1 में दे रखे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की प्रयास करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मैं और अभी समझा दूँगी ना तो मैं सो भी सकती हूँ सॉरी। और मैं वीडियो बड़ी भी नहीं करना चाहती, मतलब ज़रूर थोड़ा हर एक वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बन जाए, ठीक है। एक कंटेंजेंसीज का मतलब मुझे बताना है बस। हाँ, तो कंटेंजेंसीज का मतलब होता है कि पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन या इवेंट, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा ना ऑल्टरनेट बिहेवियरल कॉन्टेंजेंसीज बिहेवियर थेरेपी के अंदर, उसका जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ना फॉल्टी बिहेवियर, फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स, फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी थिंकिंग जो कि माल अडेप्टिव है उसके लिए आज के टाइम में, तो हम उसको ऑल्टरनेट बिहेवियर जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो कि उसके लिए अडेप्टिव होगा और सही होगा, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव हो सके आगे अपनी लाइफ में, और वो माल अडेप्टिव वाले को भूल जाए, नया अच्छा लर्न कर ले और पुराना गलत भुला दे। वो वाली लर्निंग जो गलत उसने सीखा है ना वो ना रहे उसके दिमाग में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कंटेंजेंसीज का सीधा सीधा मतलब होता है कि पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, आगे जाके जो उसमें बदलाव आने वाला है ना, अच्छा चेंज आने वाला है, वो उसकी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई भी वर्ड अगर समझ ना आया, कुछ भी मुश्किल लगे, चैप्टर में कुछ भी दिक्कत आए, आज जो भी पढ़ाया है थोड़ा बहुत नींद में था, सॉरी सो सॉरी, तो कुछ भी अगर समझ ना आया हो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। और बस नेक्स्ट वीडियो में हमारा पहले वो बॉक्स समझाऊंगी मैं, मतलब फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम वाला बॉक्स है एक, वो समझाना है। उसके बाद आगे अगला टॉपिक होगा, वो मैंने अभी देखा नहीं क्या है, आई विल सी एंड लेट यू नो, मतलब मैं समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से। और अगर इसमें से कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, मैं यहीं पर ही हूँ, पूछ लेना मुझसे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।